वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 11 का सॉल्यूशन। जैसे कि हम रोजाना करते हैं, जो एसएससी, इंडियन एयरफोर्स, एचएसएससी या जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनके लिए यूजफुल है। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो था मैथ का अलजेब्रा से। पहले 6 क्वेश्चन किसके थे? अलजेब्रा के। जैसे पिछले दोनों मॉक टेस्ट में भी अलजेब्रा के मोस्टली क्वेश्चन थे, इसमें भी 6 क्वेश्चन अलजेब्रा के थे। इस प्रकार अलजेब्रा के जितने भी जरूरी क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं हम क्या कहा गया है कि इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर है 4, देन ये वैल्यू निकालनी है 1 बाई 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी 1 माइनस सी 1 माइनस डी 1 माइनस डी 1 माइनस ए 1 माइनस बी। देखो एलसीएम लेता हूं। एलसीएम क्या आता है? 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी। ए 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी कैंसिल, तो 1 माइनस डी। यहाँ पर 1 माइनस बी सी डी कैंसिल, तो 1 माइनस ए। यहाँ पर 1 माइनस बी और यहाँ पर 1 माइनस सी। देखो अब एक और एक 2 3 4 हो गए। माइनस को मैं लेता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन जो एलसीएम था 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी और 1 माइनस डी। ठीक है। अब देखो एलसीएम लिया, ये रिजल्ट आ गया 1 2 3 4 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या थी? 4 और 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी नीचे। अब ऊपर देखो 4 माइनस 4 क्या आता है? 0। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आता है? 0। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। देखो मैंने एलसीएम लिया तो क्या आ गया? 1 माइनस डी 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। इसको ऐड करते हैं 4 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान दिया गया 4 4 माइनस 4 0 0 अपॉन समथिंग आंसर होता है। 0 अपॉन कोई टर्म हो तो क्या होता है? आंसर 0। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। देखो जब आपको मैं समझा रहा हूं तो एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। अगर मैं कैलकुलेशन करता तो 3 स्टेप जो मैंने लिखे हैं वो स्टेप नहीं लिखता तो मेरा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 15 सेकंड में ही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ 2x प्लस 1/3x बराबर है 5, तो देखो और निकालना क्या है? 5x बटे 6x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 20x, ये फाइंड आउट करना है। तो यहां से एलसीएम लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 1/3x बराबर है 5। 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 15x। 3x इस साइड मल्टीप्लिकेशन में जाता है, तो एलसीएम लेने पर 6x स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाता है? 15x। क्या आ जाता है? 15x। 15x प्लस 20x, यहाँ पे वैल्यू पुट की तो 15x प्लस 20x 35x। x से x कैंसिल, 5/35 कैंसिल, 1/7। आंसर क्या आ जाता है? 1/7। फर्स्ट कंडीशन को एलसीएम लेने पर 6x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आती है 15x, वो यहाँ पे पुट करने पर 15 प्लस 20 35, कैंसिल करने पर x से x 5 7 35, तो 1/7 हमारा आंसर आ जाता है। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर है 0, तो हमें फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस 1/x3। देखो 3x को मैं एक साइड ले जाता हूं, पॉजिटिव आ जाता है। दोनों तरफ x से डिवाइड करते हैं तो 3 आ गया। अब ये अगर a था
तो मैंने रूल बताया था ए क्यूब माइनस 3a, ठीक है, या आप कर सकते हैं दोनों साइड क्यूब करने पर, ठीक है, वो आपका लेंथ ही होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट किया है, तो 3 का क्यूब माइनस 3a 27 माइनस 9 18 हमारा आंसर आ जाता है। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। 3x को इस साइड लेके आता हूँ, दोनों तरफ x से भाग करने पर x प्लस 1/x बराबर a है 3 है, तो ये क्या होगा a क्यूब माइनस 3a, पुट करने पर फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3a है, तो 18 हमारा आंसर है। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर है 0। तो देखो ये टर्म और ये टर्म हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 0। पहले भी बता चुका हूं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 0, देन नंबर विल बी 0 हो सकते हैं। तो x प्लस 1 0, तो x बराबर है माइनस 1, y बराबर है 0, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना था, x की 31 प्लस y की 35 माइनस 1 की 31 प्लस 0 की 35। किसी की पावर नेगेटिव की पावर ओड हो तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो -1 हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट कंडीशन से वैल्यू फाइंड आउट की, सेकंड कंडीशन में हमने वैल्यू पुट की, तो हमारा आंसर आ गया वही -1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है, पी क्यू आर आर रियल नंबर, पी क्यू आर क्या है, वास्तविक संख्या है, तो p माइनस क्यू का क्यू प्लस क्यू माइनस आर का क्यू प्लस आर माइनस p का क्यू क्या होगा। इस टर्म को मानता हूं मैं a b c, तो देखो a प्लस b प्लस c क्या आता है, p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर b है, c माना है मैंने r माइनस p को, q से q कैंसिल, r से r, p से p 0 आ गया। इफ a प्लस b प्लस c 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की आइडेंटिटी थी हमारे पास, क्या होगा 3abc, तो हमारा आंसर होगा 3। a कोड है p माइनस q, b कोड है q माइनस r और c कोड है r माइनस p। अगर a प्लस b प्लस c 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होता है 3abc, तो हमारा आंसर आ गया 3 गुणा में p माइनस q q माइनस r गुणा r माइनस p। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, इफ 2p प्लस 1/p बराबर है 4, इफ 2p प्लस 1/p बराबर है 4, तो हमें फाइंड आउट करना है p क्यूब प्लस 1/8 p क्यूब, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो अब क्या है कि दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो 2p का क्यूब क्या आएगा 8p क्यूब, लेकिन यहाँ पर p क्यूब है और यहाँ पर 8p क्यूब है, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे। क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग किया दोनों तरफ, तो क्या आ गया p प्लस 1/2p बराबर आ गया, क्या आ गया 2। अब दोनों तरफ क्यूब करने पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर है 2 का क्यूब भाग p क्यूब प्लस 1/p क्यूब, ये हमें फाइंड आउट करना था 1/8p क्यूब प्लस ये कैंसिल 3 गुणा में 1/2 और ये वैल्यू थी 2 से 2 कैंसिल। जब मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब की वैल्यू क्या होगी 8 - 3 5, आंसर आ गया 5।
देखो यहाँ पर मैं अगर डायरेक्ट करता हूँ 2p का क्यूब तो 8p क्यूब आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है p क्यूब, और यहाँ पर करता हूँ तो p क्यूब आता है। तो पहले ये चेंज करने होंगे, यहाँ पर p करना होगा, यहाँ पर 2p। तो मैं दोनों तरफ 2 से भाग करता हूँ, 2 से यहाँ करूंगा तो p हो जाएगा, यहाँ करूंगा तो 1/2p हो जाएगा, और यहाँ पर 2 क्यूब ऑन बोथ साइड फॉर्मूला लगाया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। p से p कैंसिल, 1/2, इसका मान था 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 इस साइड आया, 8 माइनस 3, 5 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है। इस प्रकार जो पहले 6 क्वेश्चन थे अलजेब्रा के, मैथ के, वो हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे हम अब बढ़ेंगे मैथ का जो पोर्शन है हमारा, बाकी मॉक टेस्ट 11 से बीच में साइंस के क्वेश्चन है वो लास्ट में करेंगे। देखो आगे जो क्वेश्चन है मैथ से ही, वो क्वेश्चन नंबर 22 है इस मॉक टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि दो नल हैं ए और बी, दो नल ए और बी, एक 30 मिनट में भरता है और एक 40 मिनट में भर सकता है। प्लस का मतलब मैं यहाँ पर करता हूं भरना, और माइनस का मतलब खाली करना। एक तीसरा नल है सी, वो 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। ठीक है, तीनों नल मिलकर 1 घंटे में 60 मिनट में टंकी को भर देते हैं। ठीक है, तो टंकी में कितना पानी आता है, होज में कितना पानी आता है, टंकी में कितना पानी आता है। देखो सबसे पहली बात बताता हूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 1200, 1300, 1000, 1100। हमारा आंसर वही होगा जो 1, 2, 3, 4 इन चारों से डिवाइड होता हो, 30 से भी, 40 से भी, 50 से भी, 60 से भी। तो 1200 ही केवल एक ऐसा ऑप्शन है जो 30 से भी डिवाइड होता है, 40 से भी, 50 से भी और 60 से भी। आप इसको एक तरीके से तुक्का भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो ए व बी मिलकर टंकी को कितने समय में भर देंगे, ए बी 30 मिनट, 40 मिनट, 30 40 का एलसीएम 120, 30 चौके 120। ठीक है, कितना भर देंगे भाई, 7/20, 7/120 हिस्सा 1 मिनट में भर देंगे। कितना भर देंगे, 7/120 हिस्सा 1 मिनट में भर देंगे। ठीक है, अब जो है वो सी अकेला कितना खाली करता है। देखो सी अकेला खाली करेगा, सी अकेला। देखो हम क्या करते हैं कि 1/60 में से 7/120 को माइनस करते हैं, क्योंकि ये प्लस बी प्लस सी 60 है, ये 7/120 कितना आता है, 120। ठीक है, और खाली करता है तो सॉरी 1/60 कौन किसी तरह कर लो आप, डिफरेंस कितना आता है। देखो 60 दूनी 120 माइनस 5/120। अब आप इसको कंपेयर करेंगे 50 लीटर से, जो 50 लीटर धारिता है 1 मिनट की। ठीक है, तो माइनस खाली करता है, माइनस से माइनस कैंसिल। जब आप करोगे तो 5 आए 50, 1 बराबर है 1200 लीटर आएगा। ठीक है, फिर से बताता हूं। पहली बात तो मैंने बताया कि चारों 30, 40, 50, 60 ऑप्शन से भाग जाने चाहिए आंसर से, तो ए ऑप्शन हो गया। वैसे तो टाइम कम लगाने के लिए। दूसरा देखते हैं, ए बी मिलकर 1 मिनट में 7/120 हिस्सा, और तीनों 1/60 हिस्सा। तो सी अकेला कितना करेगा, -5/120। सी की धारिता बराबर देखते हैं, सी जो करता है कैपेसिटी
50 माइनस का तो बराबर रखे तो 1 बराबर 1200 लीटर, तो मतलब धारिता कितनी आ गई 1200 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 जो है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि दो रेलगाड़ी है, एक की स्पीड है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक इस साइड है तो दूसरी इस साइड है, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, कुल चाल बोल सकते हैं, चाल क्या होगी भाई, टोटल चाल जुड़ जाती है जब विपरीत दिशा में हो, तो 80 प्लस 64 144 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलता हूं तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से, 18 8 144, ठीक है, तो 40 मीटर पर सेकंड हमारी चाल आ जाती है। दोनों की लंबाइयां जो है वो कितनी है, 132 मीटर और 108 मीटर, तो वो हमारी क्या होगी दूरी, तो 140 मीटर। तो वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी ये पूछा गया है, तो क्या होगा दूरी बटे चाल कितना होगा भाई 6 सेकंड। मेन बात एक तो है चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाती है, दूरी तो होगी लंबाई होगी टोटल, ठीक है, तो दूरी बटे चाल क्या होगा समय, क्या होगा भाई समय। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो माना मैंने मूलधन बोल सकते हैं या प्रिंसिपल, मूलधन प्रिंसिपल को माना 100 रुपए और मिश्र धन या अमाउंट बोल सकते हैं वो दोगुना हो गया 200 रुपए 16 वर्ष में, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई 100 रुपए, ठीक है। और आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100, तो 16 से 16 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, r बराबर 100 बटे 16, 16 छिके 96, 16 दूनी 32, 16 पांचे 80, 6.25%। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन है डी। देखो क्या कहता है कि 16 वर्ष में कोई धन दुगना हो जाता है, तो मैंने 100 रुपए माना, अमाउंट धन कितना हो गया 200 रुपए, ब्याज हो गया 100 रुपए। क्या होता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, r बराबर 100 बटे 16, तो कितना आ गया भाई 6.25%। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन है हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। अब की बार कहता है कि कोई धन 12.5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, किससे भाई एसआई से, एसआई की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है। तो कहता है 25 वर्ष में, सॉरी कितने वर्ष में, टी वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो समय कितना है। तो देखो कैसे करते हैं, टी वर्ष में कितना हो जाता है 4 गुना, तो इसको लिखता हूं मैं 2 की पावर 2, तो जितना भी यहाँ पर आएगा, जितनी भी पावर आएगी उसको मैं पिछले वर्ष से गुणा कर देता हूँ, T1 गुणा 2, 12.5 गुणा 2, 25 वर्ष में ये क्या हो जाएगा भाई 4 गुना। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या करना है, जो यहाँ पर पावर बनती है उसको
पहले वाले इसमें से गुणा कर देंगे तो हमारा टी समय आ जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 729 मिलीलीटर का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 26। टोटल कितना है? 729 ml। ठीक है। दूध और पानी है, मिल्क एवं वाटर, दूध और पानी। ठीक है। कितना रेशियो है? 7:2। 7:2। तो 7 और 2 9 बराबर 729। 1 बराबर है 81। तो 2 बराबर है 2 एकम 2 162। 7 बराबर 7 एकम 7 7 8 56। ठीक है। कितना हो गया? 7 8 56। चेक कर सकते हैं। 7 और 2 9, 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7। तो 7:2 के अकॉर्डिंग जो हमारा दूध हो गया वो 567 ml, पानी हो गया 162 ml। ठीक है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। कितना पानी और डाला जाए कि अनुपात 7:3 हो जाए? ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बेसिक बताता, यदि x ml पानी ऐड किया जाए, डाला जाए, तो टोटल तो कितना होगा भाई? 729 प्लस x। ठीक है। दूध तो वही रहना है क्योंकि पानी डाला गया है। 567 सेम रहना है। पानी कितना हो जाएगा? 162 प्लस x। अब देखो क्या कहता है कि दूध और पानी का अनुपात, इन दोनों का अनुपात 7:3 हो जाता है। ठीक है। देखो 729 था, 7:2 था, तो दूध 567, पानी 162। अगर x ml पानी मिलाया जाता है तो टोटल 729 प्लस x, दूध वही रहेगा, पानी 162 प्लस x, अनुपात हो जाता है 7:3। तो 567 बटे 162 प्लस x बराबर है 7/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या कैंसिल होते हैं तो 7 8 56। 162 प्लस x बराबर है 243। x बराबर है 243 माइनस 162। 3 में से 2 गया 1, 14 में 6 गया 8, तो 81 ml पानी और ऐड कर दिया गया है। कितना कर दिया? 81 ml। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। फिर से बताता हूँ। 729 ml था, 7:2 का रेशियो था, तो ये 567 की 162। x ml पानी और डाल दिया तो टोटल 729 प्लस x, ये सेम रहेगा क्योंकि पानी डाला गया 567 ही था, तो 567। ये 162 प्लस x अनुपात 7:3, तो 567 बटे 162 प्लस x 7/3। कैलकुलेशन से x बराबर है 81 ml। तो 81 ml पानी डाला गया है। ठीक है। ये मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से बेसिक बताया है, जैसे आपने 8th क्लास में सीखा था। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो। ठीक है। हर स्टेप को लिखने में टाइम लगता है, जब मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है। इसके परिघर्त एक वृत्त है भाई। परिघर्त, परिघर्त होता है इसके बाहर से सर्कम सर्कल, क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या है? सर्कम सर्कल 6.5। तो भाई देखो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल 6.5 है, तो बात क्लियर है। ये सेंटर O होगा, तो AC क्या होगी? डायमीटर, और 6.5 गुणा 2 होगा 13। ठीक है। क्या होगा? AC 13। इतनी बात क्लियर है। और क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 30। ठीक है। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? 1/2 बेस इंटू हाइट 30।
बेस इंटू हाइट, बेस हाइट को लिखता हूं मैं परपेंडिकुलर 60। अब बेस परपेंडिकुलर कितना है 60 और बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है 169। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। आप वैसे ही इमेजिन कर सकते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं 13 के साथ। देखो इसी से क्लियर हो जाता है ज्यादातर ऑप्शन तो 13, तो बाकी दो क्या होंगे 5 12, क्या होंगे 5 12। ये बाकी चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे छोटी भुजा 5, सबसे बड़ी भुजा 13। तो सबसे छोटी और सबसे लंबी भुजा के बीच अनुपात बताओ, तो 5:13 अनुपात होगा। ठीक है, सबसे लंबी और सबसे छोटी के बीच 5:13, सबसे छोटी और लंबी के बीच, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, देखो यहाँ से बी पी, यहाँ से बी और पी को इक्वेशन सोल्व करके निकालते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। हमें ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट से सीखना होगा 5 12 13। ऑप्शन हो गया सबसे लंबी भुजा, सबसे छोटी भुजा, लंबी भुजा का अनुपात 5:13, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 अगला देखते हैं। क्या कहता है, एक आयताकार कमरे में कितना आता है 36 घन मीटर आता है आयतन। कमरे का आयतन 36 मीटर क्यूब, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, कमरे का आयतन, ठीक है, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, 36 है। अब कहता है कमरे की ऊंचाई 3 मीटर हो, कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है, तो L गुणा बी कितना हो गया भाई 12 मीटर क्यूब स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई 3 मीटर है तो कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन चाहिएगा, तो 12 वर्ग मीटर ही कालीन चाहिएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया भाई, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, जो रीजनिंग का है, सिटिंग अरेंजमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है कि एक वर्ताकार मेज पर, मेज के चारों ओर तरफ बैठे हैं 6 व्यक्ति। क्या कहता है, ए बी के सामने है, ए बी के सामने है, तो यहां पर मैं मानता हूं बी और यहां पर मानता हूं मैं ए। आप किसी प्रकार मान सकते हो, यहां पर भी मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो। बी सी के दाईं ओर है, तो मैंने कहा है कि जब कॉपी में करते हो या बोर्ड पर करते हो तो अपने हाथ के अकॉर्डिंग बायां को दायां मान लेंगे, दायां को बायां। तो बी सी के बाईं ओर है, बी सी के बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर, तो हो गया भाई, यहां पे सी लिख दिया। बी सी के बाईं ओर, तो दाईं ओर लिखेंगे तो बाईं ओर होगा। ठीक है, हो गया। आगे तथा डी के दाहिने ओर है, डी के क्या है दाहिनी ओर। तो देखो क्या कहा गया था, ए बी के सामने है बैठा लिया, उसके बाद बी सी के बाईं ओर है, उसके बाद डी के दाहिनी ओर है, तो यहां पर मैं डी कर देता हूं, डी के दाहिनी ओर हो गया। ठीक है, डी के दाहिनी ओर बी हो गया। अब क्या कहता है, सी ई के बाईं ओर बैठा है, सी ई के बाईं ओर बैठा है, तो बाईं ओर दाहिनी ओर है, तो ये हो गया बाईं ओर। ठीक है, मैंने बताया कि उल्टा लेंगे लेफ्ट राइट, बोर्ड या कॉपी पर करते वक्त। अब क्या कहता है कि डी और ए के बीच कौन बैठा है, एफ बैठा है भाई। ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होगी। फिर से देख लो एक बार, ए बी के सामने है, बिल्कुल सही। ठीक है, बी सी के बाईं ओर, तो बी सी के बाईं ओर, दाईं ओर बाईं ओर एक ही बात। देखो राइट होगा तो आप उल्टा मानेंगे, बाईं ओर कहता है तो दाईं ओर लिखेंगे। ठीक है,
क्योंकि बोर्ड पर करते वक्त पोजीशन अलग दिखती है, आपको बैठे हो तब अलग दिखती है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही देखते हैं। फिर क्या कहता है, डी के दाहिनी ओर है तो बाईं ओर दिखेगा तो दाहिनी ओर है। सी ई के बाईं ओर बैठा है तो दाहिनी ओर दिखेगा तो बाईं ओर है। चाहे आप ये कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज तो ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, तो ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि अरेंजमेंट के बाद क्या कहता है कि ई व एफ क्या कहता है, ई व एफ अपना स्थान बदल ले। कौन बदल ले भाई, ई व एफ। ई की जगह में लिख दूं एफ और एफ की जगह लिख दूं मैं ई, और बी व डी भी अपना स्थान बदल ले, तो जगह चेंज कर दी। अब कहता है कि ई के बाईं ओर कौन है, जगह बदलने के बाद ई के बाईं ओर, तो हम दाईं ओर देखेंगे तो कौन है, ए। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, कौन है ई के बाईं ओर, ए। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, वो भी किसका है, सिटिंग अरेंजमेंट का। आप इन क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में भी आएंगे प्रैक्टिस करोगे तो, और आपके अच्छी तरीके से सोल्व भी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30, रीजनिंग का है, सिटिंग अरेंजमेंट का ही, और मॉक टेस्ट का है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब की बार वही वर्ताकार मेज है या मंडप है, मंडप कह रहा है तो वर्ताकार ही होता है मंडप। क्या कहता है कि अब की बार 8 सदस्य हैं, ठीक है। डी ए और एफ के बीच में बैठा है, यहां पर मैंने ए मान लिया, यहां पर एफ मान लिया, और डी इसके बीच बैठा दिया, और जो किसके सामने है, जी के सामने, तो थोड़ा हाँ सामने हो गया भाई। ई ए के दाईं ओर है, तो ई ए के दाईं ओर है, यहां बैठा देता हूं, उल्टा मानते हैं, मैंने बताया दाईं कहता है तो बाएं लिखेंगे, दाएं कहता है तो बाएं लिखेंगे बोर्ड में कॉपी पर करते वक्त, ठीक है। परंतु सी के बाईं तरफ है, ई ए के दाईं तरफ है परंतु सी के बाईं तरफ है। तो अब मैं देखता हूं तो बाईं तरफ हो गया भाई। अब देखो सी के बाईं तरफ है, जिसके दाईं तरफ जी है, तो दाईं तरफ जी हो गया, बिल्कुल सही है, तरफ जी है, जी के दाईं तरफ एच है, जी के दाईं तरफ, तो दाएं तरफ देखते हैं तो कौन है, एच। जी के दाएं तरफ कौन है, एच। तो अब आप ऐसे देखेंगे तो दायां, ऐसे देखेंगे तो बायां, तो ये हो गया एच, कौन हो गया, एच। 3 और 3 6 और 7 अरेंजमेंट होगी, परंतु और बाईं तरफ सी है, जी के दाईं तरफ एच है और बाईं तरफ सी है, ठीक है। तो बताएं ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने कौन बैठा है। देखो स्टार्टिंग से देखते हैं, ए और एफ के बीच कौन बैठा है भाई, डी, ठीक है। अब इसमें एक अरेंजमेंट नहीं दी है, बी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो मैं बी को यहाँ पे ही मान लेता हूं, एक बार काफी मान लिया, बी यहाँ पे मान लेता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार अरेंजमेंट पूरी होती है। फिर से बताता हूं एक बार, क्या कहता है, पहली लाइन में ए और एफ के बीच डी बैठा है, और जो डी जी के सामने है, बिल्कुल ठीक है। अब कहता है ई के दाईं ओर, ई ए के दाईं ओर है, तो दाएं कहता है तो इस साइड लेंगे बायां, ई ए के दाईं तरफ बैठा है, बिल्कुल हो गया भाई। अब परंतु सी के बाएं तरफ है, तो हो गया। अब आगे कहता है जिसके दाएं तरफ जी है और जी के दाएं तरफ एच है और जी के बाएं तरफ सी है, सभी अरेंजमेंट होगी। बी बाकी है तो बी को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब कहता है कि ए के सामने कौन है, तो ए के सामने कौन है, एच। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस प्रकार हमारा मैथ व रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम साइंस। आगे हम मॉक टेस्ट 11 से जीके का पोर्शन शुरू करते हैं। तो
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, जो नीदरलैंड में है। और वैसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो कहां पर है? हेग नीदरलैंड में। और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई? 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 को इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब रखा? देखो क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब रखा? 1 जनवरी 1985 को ऑप्शन बी हमारा आंसर था। कई बच्चों ने क्या किया कि ध्यान से नहीं पढ़ा, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि शांति के लिए प्रस्ताव का कहा गया है, उन्होंने टिक कर दिया 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। कहां पर है मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब आगे कहता है, आगे क्वेश्चन तो 8 यही था, इसके साथ साथ कुछ बातें और हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसके बाद है IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन जो किसमें है? अमेरिका में है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। उसके बाद है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है, जो अमेरिका में ही है। और इसका मुख्यालय जेनेवा में और स्थापना 1 जनवरी 1995 को। अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या था? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको हम ILO बोलते हैं, ILO की फुल फॉर्म है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। 1919 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद है ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? वियना जो ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। 1960 में इसकी स्थापना हुई। अब इस क्वेश्चन से अलग है, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन में। कुछ और भी हमारे पास तथ्य हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस में है, की स्थापना लंदन शहर में हुई थी, इंग्लैंड के। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945, ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1940 को हुई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सार्क साउथ एसोसिएशन ऑफ जो 8 देश हैं दक्षिण के, वो उसका मुख्यालय सार्क का कहां पर है? काठमांडू नेपाल में। 1985 में इसकी स्थापना हुई। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में इसका मुख्यालय जो कि इटली में है। 23 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना हुई। ये सभी मुख्य बातें हैं। एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में जरूर से जरूर आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को देखते वक्त यूज करके बारी बारी से नोट भी अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 11 से, वो है साइंस का जो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था, वायुयान में प्रयुक्त धातु होती है टाइटेनियम, ऑप्शन बी। 12 का जो क्वेश्चन था, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, ऑप्शन ए आएगा। इसी के साथ मैं बताता हूं सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। 13 का क्वेश्चन था, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बी की कमी से आपको पता है बेरी रोग होता है, ए की कमी से रतौंधी यानी आंखों की रोशनी कम होना, ठीक है, के की कमी से एनीमिया रोग होता है,
अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15-14 को हम बाद में करेंगे। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी था। बॉक्साइट का रासायनिक नेम हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो मीथेन गैस। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। कच्चे फल को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। कच्चे फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे जो साइंस पोर्शन के हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें मैच बॉक्स दिया गया तो वो मैच करना था, तो मैं आपको डायरेक्ट मैच बॉक्स करके बताता हूँ। सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा। और फॉर्मूला क्या है? NaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम चौक या चूना, फॉर्मूला है CaCO3। पोटास को बोलते हैं फुटकरी। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण क्या होता है हिंदी में? ये इंग्लिश का नेम है, हिंदी में क्या होगा? विरंजक चूर्ण। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, इसने यहाँ पे हाइपोक्लोराइड लिख रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। हाइपोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है भाई? हाइपोक्लोराइड नहीं होता, ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है। अगला मैच बॉक्स था, इस मैच बॉक्स का आंसर है बी। नीला थोथा जो होता है वो होता है कॉपर सल्फेट CuSO4। हरा थोथा फेरस सल्फेट FeSO4। सफेद थोथा व्हाइट सल्फेट या जिंक सल्फेट ZnSO4। और विट्रियल का तेल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो 19 का जो क्वेश्चन था उसका मैच बॉक्स का आंसर है ए। इसी प्रकार साथ के साथ मैं बताता हूं, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका रासायनिक नेम। केमिकल फॉर्मूला साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड। इससे जो बनता है वो क्या बनता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? CuSO4 half H2O, CuSO4 half H2O। नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 मैच बॉक्स ही मैच कर रहा था। वाशिंग सोडा या बोल सकते हैं धावन सोडा, उसका रासायनिक नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। इससे हम क्या बना सकते हैं? बोरेक्स नाम का पदार्थ भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बोरेक्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है। हरा कशिश पिछले मैच बॉक्स में भी था, फेरस सल्फेट FeSO4। हाइपो क्या होता है? सोडियम थियोसल्फेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका में, टैनिक एसिड चाय में, प्रोटीन में अमीनो एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड। इसी प्रकार और भी है, इमली में टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। टमाटर में, टमाटर टार्ट्रिक भी होता है लेकिन ज्यादा मात्रा में ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड। चिट्टी के डंक में, चिट्टी के डंक में आर्मस्ट्रम कौन सा होता है? मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। और भी आपकी 10th क्लास की एसिड बेस साल्ट एनसीईआरटी की जो यूनिट है सेकंड, उसको आप पढ़े, बहुत सी बातें आपको उसमें मिलेंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस प्रकार हमारा मॉक टेस्ट 11 का साइंस का पोर्शन भी कंप्लीट होता है और उसके साथ साथ हमारा मॉक टेस्ट 11 भी कंप्लीट होता है। ठीक है। तो मॉक टेस्ट 11 में हमने जो पढ़ा वो क्या क्या था?
एक तो पढ़ा हमने मैथ में क्या क्या क्वेश्चन थे, अलजेब्रा के प्लस वर्क के, कार्य के, एलिगेशन के भी थे। एक क्वेश्चन एलिगेशन का था, एसआई का था, एक सीआई का था, ठीक है, और एक स्पीड डिस्टेंस टाइम का भी हुआ शायद, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग थी। रीजनिंग में क्या था, दो ही क्वेश्चन थे आज, सिटिंग अरेंजमेंट थे। किसके थे भाई, सिटिंग अरेंजमेंट। तो आप इनको ध्यान से देखें व करें, ठीक है। उसके बाद जीके का पोर्शन था। जीके के पोर्शन में हमें मुख्य मुख्य बातें जो संगठन की थी, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को की स्थापना, यूनिसेफ के बारे में, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये सभी हमने पढ़े, ठीक है। इसके बाद साइंस थी। साइंस में हमने एसिड बेस साल्ट वाला जो टॉपिक है 10th क्लास से, उसके क्वेश्चन के एसिड बेस साल्ट, ठीक है। तो ये आज हमने मॉक टेस्ट 11 में किया। तो आगे मॉक टेस्ट 12 में आप करेंगे मैथ प्लस रीजनिंग प्लस साइंस, ठीक है। जो साइंस का पोर्शन होगा वो क्या होगा, जो HSSC में एग्जाम में आए वो आप देख सकते हैं। आप सभी को मॉक टेस्ट 12 मिल चुका होगा, उसका सॉल्यूशन हम कल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 12 में। थैंक यू।